नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में उपचुनाव के नतीजे आते ही ये क्या शुरू हो गया? चिराग पासवान बनाम आनंद मोहन, बाप रे बाप वाली स्थिति हो गई। देखिए, चिराग पासवान ने आनंद मोहन को जवाब दिया तो कहां तक पहुंच गए, और अब चिराग पासवान को आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद विधायक ने जवाब दिया है तो वे और कहां तक पहुंच गए। देखिए, आनंद मोहन के बयान से बवाल शुरू हुआ और चिराग पासवान कल रात को कूदे। उन्होंने आनंद मोहन की राजनैतिक हैसियत पहचान पर सवाल पैदा किया। नीतीश कुमार की कृपा पर आनंद मोहन यह भी बताया और इतना तक कह दिया कि आपके परिवार को चुनाव लड़ना है ना, याद रखिएगा। पासवान जाति की अस्मिता की बात सामने आ गई। आनंद मोहन किस मामले में जेल में थे, इसकी जानकारी दी गई। और आज चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे ने कहा कि देखिए, गठबंधन में रहना होता है तो मर्दों की तरह रहना होता है। यह भी कहा पिक एंड चूज नहीं चलता है। और जिंदा कौम मुर्दा कौम, इसकी बात भी हुई। आनंद मोहन जिंदा कौम के हैं, यह भी कहा गया। और यह भी कहा गया कि देखिए चिराग पासवान, आप इस बात को भूल मत जाइए कि आपके पिता और मेरे पिता के बीच क्या रिश्ते थे। तो एनडीए में खटास, क्या आनंद मोहन की कोई राजनीतिक पहचान नहीं है? क्या चिराग पासवान अपने रास्ते पर सही है? चिराग पासवान का जवाब कितना सही है? आनंद मोहन का सवाल कितना सही था? और चेतन आनंद ने जिस तरीके से चिराग पासवान को कहा है, क्या वह सही है? और इस पूरे प्रकरण में एनडीए की भूमिका क्या होगी? नीतीश कुमार गार्जियन है क्योंकि नेतृत्व करता वे ही हैं। देखिए, जीतन राम मांझी को तो बोलना अभी शेष है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर बिहार में सियासत गरमा गई है। और अब बचा क्या मर्दों की बात। अब मर्द कौन है यह देखना होगा। आनंद मोहन की चिराग पासवान, जिंदा कौम कौन है, मुर्दा कौम कौन है। ठीक वैसा ही दृश्य दिखने लगा है जैसे लोकसभा में आपने देखा, नहीं राज्यसभा में मनोज झा के वक्तव्य ठाकुर का कुआं, उसके बाद जिस तरीके का पॉलिटिकल बवंडर पैदा हुआ था, ठीक वैसा ही बवंडर यह विधानसभा का उपचुनाव पैदा कर गया है। अजीत जी, ज्ञानेश्वर जी, उस समय भी जब ठाकुर का कुआं की बात आई थी तब भी आनंद मोहन ने जातीय अस्मिता को लेकर के अपने बयान दिए थे। और हम अभी इस लाइन पर इस बात पर कायम है जो उस समय हमने कहा था 2 बार 3 बार आपके प्रोग्राम में कि वो अननेसेसरी था, क्योंकि वो ठाकुर का कुआं एक प्रतीकात्मक बात थी। एक कविता उन्होंने पढ़ी थी, न उनका आशय राजपूत समाज को अपमानित करने का था और न जिसने लिखा है उसका भी आशय नहीं था। फिर भी उस समय की स्थितियां ऐसी थी, आनंद मोहन को लगा कि ये इशू उठाने से उनकी जो पूरे बिहार में एक बड़े दबंग मजबूत राजपूत नेता की जो छवि है वो और मजबूत होगी, तो उन्होंने उठाया। राजनीति में लोग ऐसा करते हैं, उन्होंने उठाया और उसका लाभ भी मिला। वो कंसोलिडेट करने में कामयाब रहे बिहार में अपनी पोजीशन। फिर से अभी जो विवाद शुरू हुआ है, फायदा इतना मिला कि नीतीश कुमार ने अपने साथ किया और नीतीश कुमार ने बीजेपी से सीट छीनकर रमा देवी को बेटिकट कराकर शिवहर की सीट जेडीयू के खाते में ली और लवली आनंद को सांसद बना दिया। तो ये उस समय उनका उस समय की राजनीतिक जरूरत के हिसाब से अपनी, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अपनी पोजीशनिंग को कि कहां किस तरह से स्टैंड लेना है। हालांकि एक कंसिस्टेंसी होती है, जातीय अस्मिता की जहां बात आती है और अपने राजनीतिक हितों की बात आती है तो एक कंसिस्टेंसी उनके स्टैंड में होती है, एक निरंतरता होती है। अभी जो विवाद है, ये विवाद तो, ये जो इशू है, इसको विवाद भी क्या कहें, विवाद तो बाद में तब्दील हुआ। पहले तो एक राजनीतिक घटनाक्रम है जिसकी ओर हम लोगों ने सबसे पहले इशारा किया कि भाई क्यों नहीं जा रहे हैं चिराग पासवान प्रचार करने इमामगंज। हाँ, जब आप बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी तरारी में प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो इमामगंज क्यों नहीं जा रहे हैं? और इमामगंज जो आनंद मोहन जी ने कहा कि बहुत हाई प्रोफाइल सीट थी और बहुत प्रेस्टिजियस सीट थी। आपके पास अगर सिंपल राजनीतिक शब्दों में कहें ज्ञानेश्वर जी, तो जिस एक सीट को बचाने की पूरे एनडीए को सबसे ज्यादा चिंता करनी थी वो इमामगंज की ही सीट थी।
क्योंकि बिल्कुल। जिन 4 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहे थे, उसमें से एक ही इमामगंज की ही सीट तो थी जो एनडीए की सीट थी। बाकी जी। तो बेलागंज की सीट आरजेडी की थी, तरारी की सीट माले की थी और माले की थी। रामगढ़ की सीट आरजेडी की थी। तो आरजेडी जी। और माले की सीट पर तो आपकी प्रतिष्ठा उतनी इन्वॉल्व नहीं थी ना। लेकिन जो हम्म। इमामगंज की सीट थी वो एनडीए की सीट थी। एनडीए ने जीता हुआ था वो सीट 2020 के चुनाव में। वहां से जीतन राम मांझी जीते थे, जो एमपी होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं, उनकी बहू चुनाव लड़ रही थी। तो उस सीट को तो एनडीए को सबसे पहले बचाना था, प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। लेकिन बिल्कुल। उस सीट पर भी अगर एनडीए बिखरा हुआ दिखा, अगर एनडीए के एक बड़े जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, हमने पहले भी उस दिन भी कहा था कि एकमात्र आरक्षण आरक्षित सीट थी, एससी आरक्षित एक ही जी। सीट थी 4 में से, हम्म। एनडीए की 4 में हम्म। से एक ही सीट थी। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि एनडीए की 4 में बिल्कुल। से एक सीट थी और एक ही आरक्षित सीट थी। उस सीट पर आपको जाना था और आप नहीं गए। तो ये तो आपने जी। जानबूझ करके किया, ये कोई अनजाने में तो हुआ नहीं कि आप अनजाने में नहीं गए, आपको कहा नहीं गया, आप इंतजार करते रहे कि कोई बुलावा नहीं, नहीं, आए। जीतन राम मांझी के लोग कह रहे हैं, जीतन राम मांझी के लोग कह रहे हैं कि लगातार कॉल किया जा रहा था, वहां कोई कॉल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था, रिसीव ही नहीं कर रहा था और इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा था। हाँ, वही कह रहे हैं कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको बुलाया नहीं गया, या आप आइडियोलॉजिकल भी कोई लाइन नहीं ले सकते हैं ना। यहाँ तो आप चुप हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं गए वहां। जी। और आपके नहीं जाने का तो नुकसान होते होते बचा, वो तो आखिर समय में जीतन राम मांझी ने प्रबंधन किया अपना, नहीं तो चुनाव हार जाती बहू उनकी। तो आप तो बिल्कुल। सोचिए पूरे एनडीए का क्या फेस रहता वहां की। आपने 3 सीटें जो इंडिया ब्लॉक की थी वो तो छीन ली, लेकिन जो आपकी अपनी सीट थी वो चुनाव हार गया। तो इस हम्म। नाते भी एक प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी वहां, एक कैबिनेट मिनिस्टर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। और जातीय समीकरण दांव पर लगा हुआ था कि दलित का 20% वोट की जो राजनीति है, जिसको नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो दांव पर लगा हुआ था। और चिराग पासवान नहीं गए, और नहीं गए जी। तो चुनाव के नतीजे आए तो पता चला कि जो जनसुराज के उम्मीदवार थे जितेंद्र पासवान, उनको 37,000 वोट आ गया। तो हम्म। इसका मतलब कि आप नहीं गए, ये एक पहली गलती थी। दूसरे, आपका वोट वहां ट्रांसफर नहीं हुआ। आपका वोट, बिल्कुल। जो पासवान का वोट है वो जितेंद्र पासवान की तरफ चला गया, आपका वोट भी ट्रांसफर नहीं हुआ। ये भी आप नहीं जाते लेकिन मैसेज कर देते, आपका वोट ट्रांसफर हो जाता, जीतन राम मांझी की बहू को तो माना जाता, या बट जी। भी जाता कि कुछ रोशन मांझी को भी गया, कुछ दीपा मांझी को भी गया, कुछ जितेंद्र यही पासवान को भी सवाल तो गया। आनंद मोहन उठा रहे हैं कि भाई आप एनडीए में हैं कि नहीं है और पासवान के नेता हैं कि नहीं है, ये बता दीजिए, क्योंकि दोनों जो स्थितियां परिस्थितियां है और जो नतीजा है इमामगंज का, वो दोनों प्रतिकूल है। हाँ, तो भाई ये बात तो ज्ञानेश्वर जी कोई ना कोई तो उठाता ना। बिल्कुल। इसमें तो कोई ऐसी बहुत बुरी लगने वाली बात नहीं थी। जो आनंद मोहन जी ने हम्म। बात उठाई, वो यही तो कहा कि जो आपने कहा कि आप पासवान के नेता हैं या नहीं है, और एनडीए में हैं हम्म। या नहीं है। यही जी। दो सवाल, ये 2 सवाल उन्होंने उठाए, तो कोई तो उठाता है एनडीए की तरफ से। ये अब जीतन राम मांझी नहीं पूछ रहे हैं, मान लीजिए इस लिहाज में है कि हम कैबिनेट मिनिस्टर हैं और वो भी कैबिनेट के हमारे साथी हैं, हम दोनों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में एक साथ बैठते हैं कैबिनेट की मीटिंग्स में, एनडीए के हम लोग एलाइड पार्टनर हैं। तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कोई तो बोलता है ना, कोई तो ये पूछेगा ना सवाल। कौन बिल्कुल। पूछेगा? कोई बिल्कुल। गार्जियन तो है नहीं वहां। ऐसा तो है नहीं कि एनडीए की कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, जिस कोऑर्डिनेशन लेकिन हम कमेटी एक एक सवाल को समझे, देखिए अजीत जी, एक एक सवाल को डिकोड किया जाना जरूरी है। देखिए जब यह बवाल उठा आनंद मोहन के सवाल से, तो पहले अरुण भारती, चिराग पासवान के बंदोई जमुई के सांसद और खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने कहा। बाद में इस बात पर मुहर लगा दी स्वयं चिराग पासवान ने कि आनंद मोहन है क्या, वो कोई राजनीतिक व्यक्ति थोड़े हैं जो उनके सवाल का जवाब दिया जाए। हाँ, उनके परिवार के कुछ लोग हैं जो हमारे ही गठबंधन में है, तो क्या आनंद मोहन की कोई राजनीतिक पहचान अब रही ही नहीं, वो खत्म हो गए? देखिए, ये बिना मतलब की बात है, एकदम फालतू की बात है, इसका कोई मतलब, ये फ्रस्ट्रेशन है। अब जब जी। होता है कई बार आप फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की बातें कहते हैं, क्या तुलना करने की, कुछ तुलना मन में आ रहा था वो कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं, कोई जी। आप फिर एक होता है कि आप मैसेंजर को शूट कर रहे हम्म। हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे, आप सवाल पूछने वाले पर गोली दाग रहे हैं कि उन्होंने कैसे सवाल पूछ दिया, उन्होंने कैसे हिम्मत कर दी, वो कौन होते हैं। भाई जो पूछा जा रहा है आप उसका जवाब तो दीजिए बिल्कुल। कि आप क्यों नहीं गए। आप जब एनडीए के एलआई पार्टनर थे, जब वहां से आपको बुलाया जा रहा था जीतन राम मांझी की बहू के प्रचार में, आप क्यों नहीं गए? आप सिंपल कोई इसका जवाब दें, अरुण भारती जवाब दें, राजेश वर्मा जवाब दें, चिराग पासवान खुद ही इतना बोलते रहते हैं, वही जवाब दे दें कि हम क्यों नहीं गए। भाई इसका जवाब देना होगा।
ये जवाब या तो आप ये जवाब इसका जवाब दीजिए। और दूसरा सवाल था कि आप पासवान के नेता हैं या नहीं हैं? आप कहते हैं कि हम हैं, हम भी मानते हैं कि वो हैं। आप भी मानते जी, होंगे कि हैं, इसमें कोई संदेह बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल। कि चिराग पासवान पासवान के नेता है। जिस तरह से हुँ, आनंद मोहन राजपूत के नेता हैं और सिर्फ बिहार का नहीं देश का राजपूत अपना नेता मानता है, उसी तरह चिराग पासवान पासवान के नेता हैं, उनको देश में पासवान अपना हुँ, नेता मानते हैं। जी, तो ये आप आकर के कहिए कि हाँ, हम पासवान के नेता हैं और हमने हुँ, जानबूझकर वोट ट्रांसफर नहीं कराया उनको दीपा मांझी को। भाई मर्द आप बिल्कुल, बात जो कही चेतन आनंद ने, तो आप मर्द की तरह ये बात कहिए आकर के कि हम हुँ, हैं पासवान के नेता और हमने जितेंद्र पासवान को वोट ट्रांसफर कराया, या हम नहीं गए तो हमारा वोट जितेंद्र पासवान को गया। तो ये भी नहीं करें, मतलब दोनों सवाल जो आनंद मोहन पूछ रहे हैं, आप उन दोनों सवालों का जवाब नहीं दे रहे। आप सवाल पूछने बिल्कुल, वाले को शूट कर रहे हैं कि आप कौन होते हैं पूछने वाले और आप क्यों पूछ रहे हैं? गठबंधन का धर्म है, वो गठबंधन हुँ, के बड़े नेता हैं आनंद मोहन, और उनकी राजनीतिक हैसियत बहुत बड़ी है। कोई बहुत मतलब आप ये इस बात का कोई वो बहुत बड़ी हैसियत है, उनकी राजनीतिक हैसियत बहुत बड़ी है। और अभी बहुत छोटे थे चिराग पासवान जब हम लोगों ने देखा था दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनाने की जब बचाने की कोशिश चल रही थी 1999 में, हुँ, तो प्रधानमंत्री सीधे उनके संपर्क में थे। प्रधानमंत्री के लिए वो दिल्ली में एमपी मैनेज कर रहे थे और राजस्थान से लेकर के और गुजरात तक वो उनकी पार्टी के साथ भी रहे। शंकर सिंह वाघेला ने भी जब पार्टी बनाई तो उन्होंने भी जो जोड़ा आदमी वो आनंद मोहन को जोड़े, और भैरव सिंह शेखावत के भी नेता के साथ अपने साथ जोड़ते थे आनंद मोहन को, और चंद्रशेखर भी अपने साथ, महान चंद्रशेखर हम उनको बहुत बड़ा नेता मानते, वो भी जी, अपने साथ जोड़ते थे आनंद मोहन को। हुँ, तो आनंद मोहन की हैसियत बहुत बड़ी है। तो हुँ, ये हैसियत देखने लेकिन की चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि आज भी नीतीश कुमार की कृपा से है, नीतीश कुमार की कृपा पर है, जो देखिए है। अब ये चिराग पासवान फिर नीतीश कुमार को भी खराब सिचुएशन में डाल रहे हैं। आप जी, नीतीश कुमार को भी एक बैड सिचुएशन में ले जा रहे हैं कि नीतीश हुँ, कुमार की कृपा से जेल से रिहा हुए, अरे एक प्रक्रिया के तहत जेल से रिहा हुए। नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे उसको जेल से रिहा कर देंगे क्या? या कोई भी सरकार, नीतीश कुमार या किसी की भी सरकार जिसको चाहेगी जेल से रिहा कर देगी। ऐसा तो जी, नहीं होता है ना। एक प्रक्रिया के हुँ, तहत रिहा हुए हैं जेल से आनंद मोहन, और पूरी लंबी सजा काट करके और वो जेल से रिहा हुए, उनकी रिहाई की स्थितियां बन गई थी। अब वो सरकार के डिस्क्रिशन पर था उनको रिहा करना, और 27 लोग जी, रिहा हुए। तो हुँ, इसमें तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि वो प्रक्रिया को में ढिलाई दे करके और कोई नया कानून बना करके वो ठीक है, वो क्राइटेरिया पूरा कर रहे थे तो रिहा हो गए। आनंद मोहन क्राइटेरिया पूरा कर रहे थे तो रिहा हो गए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की कृपा से, तो इसका मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने किसी अपने फायदे के लिए, तात्कालिक लाभ के लिए सरकार ने उनको रिहा कर दिया। तो ये तो बिल्कुल, आप नीतीश कुमार के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं ना, उनकी जो एक हुँ। साफ-सुथरी, स्वच्छ, ईमानदार, सुशासन वाली छवि है, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो जब यही नहीं, बात इतना आती ही थोड़ी कर रहे हैं। देखिए, पासवान कार्ड भी खेल गए। जिस तरीके से उन्होंने याद कराया पासवान जाति का, और जिस तरीके से याद कराया कि किस जुर्म में आनंद मोहन जेल में थे, मतलब जी कृष्णैया हत्याकांड का, तो क्या आनंद मोहन को एंटी दलित घोषित करने का प्रयास चिराग पासवान ने शुरू कर दिया? देखिए, वो पहले भी लोग कह रहे थे, चुनाव प्रचार में आरजेडी ने कहा ही था। अब ये चिराग जी, पासवान आरजेडी की भाषा बोल रहे हैं। जब हम्म, चुनाव प्रचार में लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो ये कहा जा रहा था, उनको उनको उन पर ये सवाल उठाने के लिए ये कैंपेन चला था, सोशल मीडिया में भी हमने देखा था और सब जगह कैंपेन चला था। लेकिन अब हम्म, आरजेडी, पहले आरजेडी के साथ ही थे वो, तो आप उनके प्रचार का कोई असर नहीं हुआ। लोग ये पूछेंगे ना कि भाई हम्म। जब पहले आपके साथ थे तो वो दलित विरोधी नहीं थे और अब आपके साथ नहीं है तो दलित विरोधी हो गए। हाँ, तो नहीं नहीं, मुन्ना शुक्ला को भी तो लगाया था आदित्य ने, मुन्ना शुक्ला बिल्कुल को भी तो आरजेडी ने लगाया मुन्ना था। शुक्ला को बनाया था, और उन्हीं की, जी, मुन्ना शुक्ला के भाई की ही डेड बॉडी जा रही थी जिस 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 उस शव यात्रा में ये कांड हुआ था, जी कृष्णैया की हत्या हुई थी। बिल्कुल। और ये हम्म, बातें तो फिर अब कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई, वो सजा काट चुके, लेकिन थोड़े आनंद मोहन जाकर के और हत्या कर रहे थे या हत्या करवा रहे थे। तो वो उस हम्म, समय तो हम लोग बहुत सक्रिय थे उस समय, हम लोगों ने सब, हम लोग की आंखों के सामने हो रही थी सारी चीजें। खैर वो एक न्याय की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हो गई। तो अब ये सब ये जो कैंपेन है दलित विरोधी होने का, वो काम नहीं कर रहा है। आरजेडी ने चलाया, वो भी काम नहीं किया। अब चिराग पासवान भी चलाएंगे, वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि बिहार उससे बहुत आगे बढ़ चुका है और आनंद मोहन भी उससे नहीं, बहुत इसके आगे। आगे भी बोल गए ना, इसके आगे भी बोल गए ना कि आनंद मोहन के परिवार को चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। एक तरीके से धमकी ये धमकी भरे लहजे में यह भी कह दिया ना। ये धमकी है, ये अपने अपने को वो जो ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं चिराग पासवान, उनको ये सुन करके बड़ी हंसी आई कि भाई आनंद मोहन के यहाँ से 3 बार फोन आया और आप शिवहर हम्म, चुनाव प्रचार करने नहीं गए तो जीते नहीं वो क्या? जी, वो जीते ही। और आनंद हम्म, मोहन 1990 से चुनाव जीत रहे हैं। 1990 से चुनाव जीत रहे हैं। 90 में पहली बार वो बिल्कुल, महिषी से विधायक हुए थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लहटन चौधरी को हराया था उन्होंने। तो जी, वो
जाइंट किलर रहे हैं हमेशा से। वो बाई इलेक्शन थे, 94 का बाई इलेक्शन आपको याद होगा वैशाली में जब लवली आनंद जीती थी, तो वो उनको अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। जितनी उम्र है चिराग पासवान की, उतने समय से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग उतने समय से वो चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। तो अब वो किसी के भरोसे नहीं है कि चिराग पासवान के वोट के भरोसे ही जीत जाएंगे या हमको वो नीतीश कुमार के ही भरोसे जीत जाएंगे। नीतीश कुमार तो उनके घर गए थे, उनकी मां के साथ फोन पर बात किया था जब आनंद मोहन जी जेल में थे, और तब भी आनंद मोहन ने नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिए और उनकी पार्टी से नहीं लड़े। तो वो ये नहीं देखते कि हमको किससे राजनीतिक फायदा नफा नुकसान हो रहा है। उनकी अपनी एक राजनीति है, जो राजनीति लाइन पर वो चलते हैं, और अब आप उनको बदल नहीं सकते हैं। इस उम्र में आकर के वो 70 साल के होने जा रहे हैं, 69 साल उम्र हो गई है, आप उनको बदल नहीं सकते। उनकी अपनी राजनीति है, अपने उस लाइन पर राजनीति करते हैं। चिराग पासवान को बदलने की जरूरत है। चिराग पासवान का राजनीतिक करियर बहुत लंबा है, और चिराग पासवान की जंग है, अभी शुरू ही हुआ है करियर उनका। अपने पिताजी की बनाई पार्टी में अपने पिताजी के दिए वोट आधार को लेकर के वो राजनीति कर रहे हैं। उनकी निर्भरता है, वो भी चुनाव लड़के देखे, कितनी सीटों पर चुनाव लड़े, एक विधायक लड़ा वो भी चला गया। तो वो ये इस तरह का ये जो ओवर एस्टिमेट करना है अपने को कि हम चुनाव जिता सकते हैं किसी को, ये ठीक नहीं है। आप नहीं गए, बल्कि आपने, जो हमारी जानकारी है और आपकी भी जानकारी होगी, कि आपने इमामगंज में जाने दिया पासवान का वोट चिराग पासवान के इनके जितेंद्र पासवान की तरफ, जनसुराज की तरफ, तब भी जीतन राम मांझी की बहू जीती। तो आप नल एंड वाइड है, आपकी उपस्थिति, आपका विरोध भी नहीं हरा सका जीतन राम मांझी की बहू को, और शिवहर में आपकी निष्क्रियता भी नहीं हरा सकी लवली आनंद। तो ये दोनों चीज समझने की जरूरत है कि आप वहां नहीं गए, 3 बार बुलाया गया, आप नहीं गए, तब भी लवली आनंद जीती, और यहाँ आपने विरोध किया जीतन राम मांझी की बहू का, आपने वोट को मैसेज किया कि वो वोट चला जाए जितेंद्र पासवान की तरह। आपने मतदान के पहले प्रशांत किशोर की तारीफ की, उनके साथ अपना अपनापन दिखाया, और छद्म रूप से आपने ये मैसेज दिया कि आपका वोट चला जाए जीतन राम मांझी की बहू के विरोध में, तब भी जीतन राम मांझी की बहू जीत गई। तो आपको अपने बारे में असेसमेंट करने की जरूरत है। नहीं, बिहाइंड द कर्टेन चर्चा चलती रहती है अजीत जी, बिहाइंड द कर्टेन चर्चा चलती ही रहती है कि क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर में कुछ गिटपिट है क्या? देखिए, ये बात चलती है चर्चा, और अभी इस चुनाव में अगर इस बात को एक संकेत माने हम लोग, तो इमामगंज का चुनाव एक संकेत है। उन्होंने चुनाव के प्रशांत किशोर के बारे में काफी अच्छी बातें कही। हम लोग तो कहते ही रहते हैं, हम तो चिराग पासवान के बारे में भी अच्छी बातें कहते हैं। हम तो प्रशांत किशोर के आने के पहले से कहते कि युवा बिहारी मान करके और बिहारी फर्स्ट करके वो निकले, उन्होंने कैंपेन किया बिहार में। उनका लंबा राजनीतिक करियर है, हम मानते हैं कि वो उनसे यूथ उम्मीदें लगाए हुए है। तो उन्होंने यही बात कही प्रशांत किशोर के बारे में जो हम लोग कहते हैं। तो आपने एक संकेत तो दिया कि आपका सद्भाव है उनके प्रति, और इन चुनाव के समय चुनाव प्रशांत किशोर अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी पहली बार विधानसभा के चुनाव लड़ रही है, 4 सीटों पर उपचुनाव, आपने उनकी तारीफ की, तो कहीं ना कहीं आपने तो एक सद्भाव दिखा दिया अपना, कि अपने मतदाताओं को एक मैसेज दिया कि उनके साथ जा सकते हैं। तो एक ही जगह इंपॉर्टेंट सीट थी इमामगंज, जहां चली गई। अब ये एक लंबी चर्चा का विषय है कि वो प्रशांत किशोर, क्या ये जो चर्चाएं चलती हैं हमेशा कि जिस एक चेहरे की तलाश में है, प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। हालांकि वो हम लोगों ने देखा कि जब वो आपकी अदालत में गए थे और वहां तबलीन सिंह उन्होंने बैठी थी, जज थी, उन्होंने कहा कि आपको चेहरा बनना चाहिए, ये इसमें शाइनेस की जरूरत नहीं है, आपको क्यों आप पीछे हटेंगे, आप अपना विजन लेकर के आए हैं, आप अपना एजेंडा लेकर के आए हैं। तो जैसे अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा लेकर के आए तो खुद ही मुख्यमंत्री हुए, तब तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अच्छा या बुरा। तो आप अपना लेकर के आए हैं तो आपको लड़ना चाहिए, आपको चेहरा बनना चाहिए। लेकिन ये चर्चा होती है कि वो शायद अपना चेहरा बना करके नहीं लड़ना चाहते हैं, तो फिर कौन चेहरा हो सकता है? तब हमेशा नाम आ जाता है चिराग पासवान का कि वो चिराग पासवान चेहरा हो सकता है। तो पता नहीं चेहरा होंगे नहीं होंगे, दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, चुनाव में किस तरह से दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन एटलीस्ट इमामगंज की विधानसभा सीट के उपचुनाव में चिराग पासवान ने कॉम्प्लीमेंट किया प्रशांत किशोर को, जनसुराज को। चलिए, कॉम्प्लीमेंट किया। देखिए, चिराग पासवान के जवाब को तो हमने डिकोड किया, लेकिन चिराग पासवान के जवाब को भी जवाब मिला चेतन आनंद की ओर से। आनंद मोहन अभी कुछ नहीं बोले हैं, और चेतन आनंद मोहन के बेटे विधायक शिवहर के, उन्होंने कहा कि देखिए, गठबंधन में मर्दों की तरह रहना होता है, पिक एंड चूज नहीं चलता है। तो देखिए, मर्दानियत की बात आ गई, और आगे उन्होंने जिंदा कौम और मुर्दा कौम, और यह भी कहा कि चिराग पासवान जी, आप अपने पिता और मेरे पिता के रिश्तों के बारे में स्मरण कीजिए और फिर बात कीजिए। ये बात है, चिराग हमने चेतन आनंद का वीडियो सुना, बहुत सेंसिबल बातें कही हैं उन्होंने कोई
अपमानजनक अंदाज में बात नहीं की। देखिए, हम्म, चिराग पासवान का टोन एंड टेनर पूरा अपमानजनक था। एक बात हम्म, उनको अभी समझ लेना चाहिए कि जिस अहंकार की बात हम लोग करते हैं कि नहीं आना चाहिए किसी नेता में, वो उनके अंदर दिखता है। हम्म, ये ठीक नहीं है। उन्होंने जो बात कही, जिस अंदाज में कही, उस अंदाज में वो मतलब राजनीति का अंदाज नहीं होता है। वो आप उस तरह से जी, राजनीति में बात करेंगे किसी अपने से काफ़ी उम्र में काफ़ी बड़े आदमी जो आपके पिता के साथ राजनीति कर चुका हो, और हमने कहा कि जितनी उम्र है उतने समय से वो राजनीति कर रहे हैं, उतने समय से चुनाव लड़ हम्म, रहे हैं, उतने समय से वो चुनाव जीत रहे हैं, और जिस 1999 के उसकी बात हम कर रहे हैं, तब तो क्या प्रमोद महाजन और क्या तमाम प्रबंधक आनंद मोहन के घर पे पड़े रहते थे लोग, रकाबगंज रोड पर बिल्कुल, जो वहाँ जहाँ रहते थे, और वहाँ उस रकाबगंज रोड भी और नॉर्थ एवेन्यू भी, वो सब जगह से मैनेजमेंट हम्म, चल रहा था बीजेपी, और मतलब वो एक कितनी बड़ी हैसियत रही है आनंद मोहन जी की, तो उसको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है चिराग पासवान नहीं जानते होंगे, तो उनका टोन हम्म, अपमानजनक था। उसका जवाब दिया बड़े संयत और शालीन तरीके से चेतन ने। देखिए, चेतन आनंद ने जो बात कही कि आप खुल करके कहिए ना, पिक एंड चूज क्या करेंगे? पिक एंड चूज का सवाल इसलिए जी, है कि आप तरारी गए और आप इमामगंज नहीं गए, तो ये अपनी हम्म, पसंद से आप थोड़ा चुनेंगे कि हमको कहाँ जाना, जहाँ भेजा जाता है वहां आपको जाना होता है, जहां नहीं कहा जाता है वहां चाहे कुछ भी हो आपको नहीं जाना होता है। तो बिल्कुल, ये गठबंधन की तरफ से तय किया जाता है। जब आपको जाना चाहिए था वहां आप नहीं गए, जहां आपको मन हुआ वहां चले गए, तो ये पिक एंड चूज सचमुच नहीं चलेगा चुनाव में। आप ये नहीं हो सकता है कि हम्म, आप एनडीए एक होकर के चुनाव लड़े, विधानसभा का जब चुनाव हो अगले साल, तो आप कहिए कि हम अमुक अमुक आदमी के चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, या आप कह दीजिए कि हम जो आरक्षित सीटें हैं जहां नॉन पासवान चुनाव लड़ रहे हैं हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा एक हम्म, आइडियोलॉजिकल विरोध, हमारी एक आइडियोलॉजिकल लाइन है अनुसूचित जाति के आरक्षण को लेकर के, जिसमें हम वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं, और जीतन राम मांझी वर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं, तो हम इसलिए नहीं जाएंगे उनके साथ। तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा इससे एनडीए को। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, एक बड़ा जी, राजनीतिक सवाल है कि आप पिक एंड हम्म, चूज नहीं कर सकते। दूसरा, हम्म, अब जो दूसरा का मर्द की तरह उन्होंने कहा, तो ये इसमें भी क्या बुरा है? आप आके बता दीजिए कि भाई हमारी नहीं बनती है जीतन राम मांझी से। फिर एनडीए हम्म, के बाकी जो बड़े घटक दल हैं या जो बड़े नेता हैं वो तय करेंगे कि नहीं बनती है तो क्या, कैसे बनाया जाए, कैसे दोनों की दोस्ती की जाए, या नहीं तो दोनों को अलग किया जाए। ये जो तय होगा ये तो बड़े नेता तय करेंगे ना। आप आकर के जी, सामने से कहिए कि हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमको पसंद नहीं, या हमको हम्म, लगा कि हमारा जो वोट है, ये बात भी कहनी चाहिए ना कि हम गैर पासवान मांझी के, जिन्होंने वर्गीकरण का समर्थन किया है, उनके अगर समर्थन में हम वोट मांगने जाएंगे तो हमारा वोट टूटेगा, पासवान हमसे नाराज होंगे। बिल्कुल, आप ये भी नहीं कह रहे हैं। हम्म, तो ये कहने, ये हम्म, तो भाई राजनीति में होता है, राजनीति में कुछ बातें छिपाई जाती हैं, कुछ बताई जाती हैं, लेकिन यहाँ तो आप कुछ भी नहीं बता रहे हैं। हम्म। आप कुछ भी नहीं बता रहे लेकिन हैं, इसका तो असर भी ये हुआ, लेकिन देखिए अब तो आनंद मोहन और ये चिराग पासवान चल ही रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मंद मंद जीतन राम मांझी मुस्कुरा रहे हो कि जो बात मुझे कहनी थी वह बात आनंद मोहन ने ही कह दी है, और यह बात तो शुरू ही हो गई कि चिराग पासवान खुद को समझते क्या है, और वह दूसरे के साथ, मतलब दूसरे दलित नेताओं के साथ है कि नहीं है। और नीतीश कुमार भी इस स्थिति से, परिस्थिति से असहज हो रहे होंगे, क्योंकि चिराग पासवान के स्वभाव के बारे में नीतीश कुमार से ज्यादा कोई नहीं जानता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। ये आपने जो जैसे ये अननेसेसरी भी बात खड़ा किया इन्होंने, चिराग पासवान जी, ने, आनंद मोहन ने राजनीतिक सवाल पूछे थे, उसके जवाब वो टाल भी हम्म, सकते थे, उसके जी, जवाब नहीं भी दे सकते थे, वो नो कमेंट करके भी बच चले जाते, उसमें कोई ऐसा सवाल नहीं था। जो मान लीजिए कि उनकी मंशा थी, हम आप जान रहे हैं कि उनकी मंशा थी कि हम्म, ये जीतन राम मांझी की बहू हार जाए। वो चाहते थे कि जीतन राम बिल्कुल, मांझी की बहू नहीं जीते वहां से इमामगंज से, हम्म, लेकिन वो जीत गई। तो अब इसका फ्रस्ट्रेशन आप आनंद मोहन पर निकालेंगे। आप चाहते थे, आपकी एक स्ट्रेटजी थी पर्दे के पीछे से। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने सहयोगियों को, एक ही पार्टी में आपने देखा होगा कि एक ही पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी के में अपने प्रतिद्वंदी को हरवाने की कोशिश करते हैं। तो वो बिल्कुल, आपकी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो क्या आप खुल करके इस बात के लिए लड़ेंगे आकर के, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे? हम्म, वो राजनीतिक सवाल थे, उनको उसको वो टाल सकते थे कि हम नहीं हम्म, गए, हमको नहीं कहा गया, हमारे नेता अगर हमको नीतीश कुमार कहते या हमको बीजेपी की तरफ से कहा जाता तो हम जाते, या कुछ भी बहाना कर सकते थे, आपको कोई इतना डिटेल में जा करके। लेकिन आप स्कोर सेटल करने चले गए, और जब स्कोर हम्म, सेटल करने गए तो फिर आपने एक पंडोरा बॉक्स खुल गया, फिर दूसरी तरफ से भी जवाब आया। तो ये नहीं करना चाहिए था पहले राजनीति में। एक जो सबसे एक और एक बड़ा अच्छा कोट हमको अभी बोलते बोलते ध्यान आया, अटल बिहारी वाजपेयी का। संसद में 3 दशक, उनकी किताब है संसद में 3 दशक। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि 1957 में जब वो पहली बार एमपी होकर के आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी, दिल्ली, तो 3 सीटों से चुनाव लड़े थे, बलरामपुर, मथुरा और हम्म, लखनऊ।
और मथुरा लखनऊ दोनों हार गए थे और बलरामपुर से चुनाव जीते थे। उन्होंने बड़ा डिटेल दिखाया कि कैसे बक्सा का तकिया बना करके ट्रेन से गए और उतरे, रिक्शा पर बैठे और चले गए, नॉमिनेशन किए। 2 जगह से हार गए थे, बलरामपुर से जीत के आए थे 57 में, 31 साल उम्र। तो वो सदन में नहीं बोलते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। पहली बार के एमपी थे और तमाम दिग्गजों से सदन भरा हुआ था। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे देश के, तो जब कुछ नहीं बोलते थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो एक दिन पंडित नेहरू जो बड़े अंदर मतलब अंतर्मन से डेमोक्रेटिक आदमी थे, उन्होंने कहा कि अरे नौजवान, तुम क्यों नहीं कुछ बोलते हो, तुम सदन की कार्यवाही में क्यों नहीं हिस्सा लेते हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने खड़े होकर के कहा था कि बोलने के लिए सिर्फ वाणी की जरूरत होती है, लेकिन चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों की जरूरत होती है। ये बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी कि बोलने के लिए सिर्फ वाणी चाहिए, चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों चाहिए। महीनों बरसों तक नेहरू इस कोट को दोहराते रहे थे। जब भी सदन में लोग ज्यादा बोलते थे, हल्ला करते थे, लोग कहते थे कि इस नौजवान से सुनो, और तुम्हारे पास विवेक की कमी है जो तुम इतना बोल रहे हो। तो बोलने, चिराग पासवान को बोलने के लिए सिर्फ वाणी की जरूरत है, चुप रहने के लिए तो विवेक की भी जरूरत है ना। आप विवेक दिखाते, चुप रहते, आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं थी इस मामले में। कोई ऐसी बात आनंद मोहन ने नहीं कही थी जो आपके लिए, आपके पिता के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कौम के लिए अपमानजनक बात है। उन्होंने राजनीतिक सवाल उठाए थे जिस पर आप चुप भी रह सकते थे, समय आने पर बाद में जवाब देते, लेकिन बोल करके इन्होंने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। और अब और उसमें हमको जो बड़ी तस्वीर दिख रही है ज्ञानेश्वर जी, वो ये है कि क्या अब मतलब आनंद मोहन, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार दोनों की बात तो नहीं बोल रहे हैं, मतलब जेडीयू और हम ये बात देखिए, ये चर्चा हमने कल भी कही थी कि भाई देखिए, इसके पीछे दिमाग किसका है, माथा किसका है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। क्योंकि आनंद मोहन भले चिराग पासवान कहने की राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है, राजनीतिक हैसियत नहीं है, लेकिन आनंद मोहन है। और अभी तो चेतन आनंद ने जवाब दिया है, जब आनंद मोहन जवाब देंगे तो उनका लहजा, उनकी तलखी कैसे होती है, यह तो आप जानती हैं कि वो किस भाषा में बोलते हैं फिर। हाँ, अरे हम लोगों ने तो कितनी उनकी भाषा, हम 40 साल से बिहार के लोग सुन ही रहे हैं, और वो तेवर बदला नहीं। चाहे वो जेल गए, जेल से बाहर रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे, उनका तेवर एक ही है, एक ही तरीका एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत बारीकी से राजनीति को समझते हैं। तो हमको ये लगता है बड़ी तस्वीर में कि किया हम और जेडीयू, इन दोनों की बात वो तो नहीं कर रहे हैं। वो देखिए, इन दोनों पार्टियों में चिराग को लेकर के एप्रीहेंशन है, आशंका है उनको लेकर के, और उनसे नाराजगी भी है। 2020 के नहीं, बीजेपी में ही देखिए ना, आपको याद होगा ना कि एक बार कुछ बोला इन्होंने, कुछ किया इन्होंने, तो भाई पशुपति पारस को अमित शाह ने बुला लिया, दिलीप जायसवाल मिलने पहुंच गए, और यह इस कोशिश में लग गए कि भाई उन्हें किसी तरीके से राज्यपाल न बनने दिया जाए। हाँ, तो वही, वो बीजेपी में भी कोई बहुत, बीजेपी में भी लव हेट का रिलेशन चल रहा है। प्रधानमंत्री पसंद करते हैं आपको, इसलिए राजनीति में लोग एक दूसरे को इसलिए पसंद करते हैं कि उपयोगिता होती है। ये कोई रिश्तेदारी की बात तो है नहीं, जिसकी उपयोगिता होती है वो पसंद आने लगता है, जिसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है उसकी पसंद भी खत्म हो जाती है। तो ये पसंद आते हैं, आपकी उपयोगिता है इसलिए पसंद आते हैं, लेकिन वो भी एक सीमा तक ही पसंद किया जाता है, उपयोगिता का मामला भी एक सीमा तक है। तो जेडीयू में जो नाराजगी है कि 2020 में आपने वो हैसियत कर दी नीतीश कुमार की कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, 43 सीटें सिर्फ जीत पाए, और कितनी मुश्किल से पार्टी बची उनकी। वो तो नीतीश कुमार की पुण्यता थी कि उसके बाद भी वो खींच ले गए गाड़ी को 43 सीट तक। नहीं तो बहुत ही बुरा हो सकता था, और भी खराब हो सकता था, उनकी स्थिति और खराब हो सकती थी, और 2020 में ही आरजेडी की सरकार बन सकती थी। ये भी हो सकता था कि तेजस्वी यादव की पार्टी को 100 सीटें मिल जाए। ये इस तरह की राजनीति की थी चिराग पासवान ने। लेकिन तो इसको ये गांठ तो नहीं खुली होगी, नीतीश कुमार के मन में भी तो होगा ही, कितना भी प्रयास कर रहे चिराग पासवान, नीतीश कुमार के मन में भी तो बात होगी, उनके मन में भी टीस होगी, और हम के मन में तो है ही। जीतन राम मांझी के मन में तो दोनों बातें हैं, एक तो पर्सनल बहू के मामले में हो गया, और आइडियोलॉजिकल ये कि आप आरक्षण में जो वर्गीकरण का मामला है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि जो ज्यादा वंचित दलित है जो उसको आरक्षण का लाभ मिले, अतिरिक्त लाभ मिले। तो ये दोनों विरोध हैं। तो हो सकता है कि जेडीयू और हम जो चाहते हो और कह न पा रहे हो, वो बात कहवा दी गई हो आनंद मोहन से, आनंद मोहन को कहने की, और आनंद मोहन के मन में ये पहले से भरा हुआ हो, उनके मन में कि हमने इसी बार बुलाया था, 3 बार बुलाया था, जो आज चेतन आनंद ने भी कहा कि 2 बार नहीं 3 बार बुलाया गया और नहीं आए, कार्यक्रम दे करके नहीं आए। तो ये उसकी उनको मन में कसक थी पहले से। और एक दूसरा मुद्दा आ गया जीतन राम मांझी का, तो उन्होंने मौके पर चौका मार दिया, उन्होंने कह दिया, अपनी बात कह दी। अब ओनस जो है ये इनके ऊपर है, चिराग पासवान के ऊपर, अपनी लॉयल्टी, एनडीए के प्रति अपनी लॉयल्टी प्रूव करने का। और आप उस जिस जाति की राजनीति कर रहे हैं उसके नेता हैं, और उसका वोट एनडीए को ट्रांसफर कराने का, ये सारा अब गेंद उनके पाले में है। वो कैसे इस बात को साबित करेंगे? देखिए, अब चुनाव का साल शुरू हो गया,
जेडीयू, बिल्कुल। बीजेपी बड़ी पार्टियां हैं, लंबे समय तक इस तरह के विवाद को नहीं सस्टेन होने देना चाहेंगी। वो चाहेंगे कि ये जी। विवाद जल्दी से जल्दी खत्म हो, ताकि हम्म। कोहेसिवनेस रहे। लेकिन अगर चिराग पासवान के मन में कुछ है, वो ये चाह रहे हैं कि हम इस तरह से मुद्दे उठा उठा करके, लड़ भिड़ करके और अलग होना है, कोई उनकी बात प्रशांत किशोर से हो रही है, कोई अलग राजनीति करने की वो सोच रहे हैं, तो उसके बारे में भी उनको 10 बार सोचना चाहिए। वो 2020 से 2024 तक का उनका वनवास था, उसके बारे में सोचना चाहिए। जो राजनीति उनकी थी, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये अभी अभी चलिए। अभी उनके लिए एक अब गेंद उनके पाले में है। हमको जहां तक लगता है कि विवाद बढ़ाने के बजाय उनको मामला राजनीतिक तरीके से सुलझाना चाहिए। पर्सनल इस बात को नहीं जी। बनाना चाहिए, पर्सनल उस पर नहीं। चलिए, तो देखिए चिराग पासवान को इस मसले को सुलझाना चाहिए, लेकिन देखना ये होगा कि नीतीश कुमार इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं और वह क्या कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच विवाद कम हो और आनंद मोहन किस तेवर के साथ सामने आते हैं। तो जब सब कुछ सामने आएगा तो फिर हमारी चर्चा होगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।